नमस्ते। मेरा नाम है सेक्युलर कुमार। मेरा काम है आंखें बंद रखना। जब गाजा में कुछ होता है तो मैं मेन रोड पे आ जाता हूँ, लेकिन जब पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं तो मैं साइलेंस मोड पे चला जाता हूँ, क्योंकि भाईचारा जिंदा रहना चाहिए। चाहे भाई जिंदा रहे या नहीं। जोक था ये, लेकिन दुख की बात यह है, ये जोक नहीं, ये हमारे देश की रियलिटी है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे मीडिया सब सेक्युलर कुमार बने बैठे हैं, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज हम उस काले सच को नंगा करेंगे जिसे 1971 से छुपाया जा रहा है। आज बात होगी उस दोस्त की जिसे हमने खून दे के बचाया, और बदले में उसने हमें क्या दिया? धोखा। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हम सबको यही पढ़ाया गया है ना कि 1971 की लड़ाई बांग्ला भाषा के लिए लड़ी गई थी, कल्चर के लिए लड़ी गई थी। हाँ, लड़ी गई थी, बट ये पूरा सच नहीं है। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन सर्च लाइट सिर्फ बंगालीज के खिलाफ नहीं था। उनका प्राइमरी टारगेट थे हिंदूज। यूएस गवर्नमेंट और सीआईए की पुरानी रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकली आर्चर ब्लड की टेलीग्राम्स कहती है पाकिस्तानी सोल्जर्स गांव-गांव जाकर चेक करते थे किसके घर के बाहर तुलसी का पौधा है, किसके शरीर पे जनेऊ है, किसको वो मलाउन यानी काफिर कह के बुला सकते थे। जो 30 लाख लोग मारे गए, उनमें से 80% से ज्यादा हिंदूज थे। सेनेटर एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में खुद रिफ्यूजी कैंप्स विजिट करके ये कंफर्म किया था। सोचिए जरा इस आंकड़े को, मरने वाले हिंदूज थे। लेकिन जब देश बना तो क्रेडिट सेकुलरिज्म को मिला। हमने उन्हें बचाया ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने हमारे साथ क्या किया? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें बड़े गर्व से लिखा गया सेक्युलरिज्म। इंडिया खुश था, इंदिरा गांधी खुश थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ 4 साल चली। 1975 में मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को धोखे से मार दिया गया, और उसके बाद जो हुआ वो एक स्लो पॉइजन था। मिलिट्री डिक्टेटर्स पावर में आए, जनरल जियाउर रहमान और जनरल इरशाद। इन्होंने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट दिया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम जोड़ा गया, जो कि 5th अमेंडमेंट था। फिर 1988 में 8th अमेंडमेंट लाया गया और इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? जिस देश को इंडिया ने सेकुलर रहने के लिए आज़ाद कराया था, वो लीगली मिनी पाकिस्तान बन गया। जमाते इस्लामी, वो संगठन जिसने 1971 में लोगों का कत्लेआम किया था, वो वहाँ की पार्लियामेंट में बैठने लग गया। तो तब से लेके आज तक वहाँ के हिंदू सिटीजन नहीं हैं, वो बस एक ओपन एयर जेल के कैदी हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ऐसा डेटा जो आपकी नींद उड़ा देगा। 1951 के सेंसस के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान में 22% हिंदूज थे। आज 2025 में 8% से भी कम। कहाँ गए ये करोड़ों लोग? हवा में घुल गए? जमीनें खा गई? नहीं, इसके पीछे एक सिस्टमैटिक प्लान था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कहा गया। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत की रिसर्च कहती है कि इस कानून के तहत 26 लाख एकड़ जमीनें हिंदुओं से छीन ली गई। या तो वो मार दिए गए, या उनकी लड़कियां उठा ली गई और जबरदस्ती कन्वर्ट कर दी गई, या वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत बचाने के लिए भागकर इंडिया आ गए। और आज के हालात देखिए, शेख हसीना भाग गई, अब वहाँ यूनिस गवर्नमेंट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के डार्लिंग है, और इसके पीछे आर्मी और रेडिकल्स खड़े हैं। अभी हाल ही में चिन्मय कृष्ण दास, एक इस्कॉन के साधु को जेल में डाल दिया गया। उनका गुनाह क्या था? उन्होंने कोई बॉम्ब फोड़ा था? नहीं, उन्होंने बस हाथ जोड़कर इतना कहा था कि प्लीज हिंदुओं को मारना बंद करो। वहां अपनी जान की भीख मांगना भी अब देशद्रोह बन गया है। इस्कॉन के मॉन्क्स को सड़कों पे पीटा जा रहा है, माँ काली की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और सेकुलर कुमार गैंग्स चुप हैं क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं और वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठते। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। बांग्लादेश ने वो गलती कर दी है जो माफ़ी के लायक नहीं है। पहले इनके जाहिल रेडिकल्स ने इंडिया का मैप डिस्टॉर्ट किया।
एक ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं ये लोग। कहते हैं कि वेस्ट बंगाल, आसाम और पूरा नॉर्थ ईस्ट इनका है। अरे जिनके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए चावल नहीं है, जो आईएमएफ के सामने कटोरा लेके लाइन में खड़े रहते हैं, वो इंडिया की जमीन लेने की बात कर रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस तो देखो। लेकिन ये मैप वाली बकवास हम फिर भी इग्नोर कर लेते। पर कुछ दिन पहले चिटागोंग में इंडियन कॉन्सुलेट पे हमला हुआ। एक भीड़ आई, उन्होंने सिक्योरिटी तोड़ी और हमारे तिरंगे का अपमान किया, और वहाँ की पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही। कॉन्सुलेट पे हमला किसी बिल्डिंग पे हमला होना नहीं होता। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये भारत की सॉवरेनिटी पे हमला है और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। अगर ये अमेरिका या इजराइल के कॉन्सुलेट के साथ हुआ होता तो अब तक ढाका के ऊपर ड्रोन्स मंडरा रहे होते। लेकिन इंडिया शांत है। पर याद रखना बांग्लादेश, इंडिया की शांति को कमजोरी मत समझना। हमारे यहाँ कहा जाता है जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन अगर हाथी मुड़ के पैर रख दे तो कुत्ते को पता भी नहीं चलता। और ये लोग जो इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, इनकी असलियत क्या है, इनकी क्रांति की सच्चाई देखिए। याद है जब शेख हसीना भागी थी और इनके क्रांतिकारी स्टूडेंट्स उनके महल में घुसे थे, उन्होंने वहां क्या किया? कोई वहां से मछली चुरा के भाग रहा था, कोई वहां से बत्तख उड़ा रहा था, कोई वहां से फर्नीचर तोड़ रहा था। और सबसे शर्मनाक विजुअल्स क्या था? एक आदमी अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम में घुसकर उनकी ब्रा चुराकर सड़क पे लहरा रहा था। सुनिए ढाका वालों, ध्यान से सुनिए। जो लोग अपने देश की प्राइम मिनिस्टर के अंडर गारमेंट्स को चुराने को क्रांतिकारी कर्म कहते हैं, उनकी औकात नहीं है कि इंडिया की 1 इंच जमीन की तरफ भी देख सके। तुम ग्रेटर बांग्लादेश का सपना छोड़ दो, तुमसे अपना छोटा बांग्लादेश संभल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। मूर्खता की भी एक सीमा होती है और तुमने वो पार कर दी है। अब वक्त है आखिरी सच बोलने का। तुम्हारी सांसें इंडिया के वेंटिलेटर पे चल रही है। मुझे लगता है बांग्लादेश को कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान की तरह इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं। तो चलिए आज हिसाब करते हैं इनकी असली औकात का। पहले बात करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री की। तुम्हारी पूरी इकॉनमी कपड़ों पे चलती है ना, उसका कॉटन और धागा कहाँ से आता है? इंडिया से। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तुम्हारे घरों में जो बिजली जाती है वो कहाँ से आती है? अडानी पावर और इंडियन ग्रिड से। अभी भी $800 मिलियन उधार बाकी है तुम पे। फूड, तुम्हारी थाली के प्याज, आलू और चावल कहाँ से आते हैं? इंडिया से आता है। हेल्थ केयर, तुम्हारे मरीज कैंसर और हार्ट का इलाज करवाने कहाँ आते हैं? इंडिया। अगर आज मोदी जी ने सुबह उठकर एक ऑर्डर साइन कर दिया कि बॉर्डर सील कर दो और एक्सपोर्ट बंद कर दो, तो 7 दिन के अंदर ढाका में हाहाकार मच जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। मेरे गांव में बुजुर्ग एक बात कहते थे और वो बात आज बांग्लादेश के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी लुंगी हो उतना ही लपेटना चाहिए। ज़्यादा हवा में फैलोगे तो नंगे हो जाओगे। इंडिया वो तार है जिससे तुम्हारी लाइफ सपोर्ट मशीन जुड़ी है। प्लग्स मत खींचो वरना सांसें रुक जाएगी। दोस्तों बात साफ है, शेख हसीना का जाना इनका इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम और तिरंगे का अपमान ये हमारा मैटर है। अब कड़ी निंदा का वक्त गया, अब वक्त है एक्शन का। हमारी सरकार से सिंपल मांग होनी चाहिए। पहला, मेडिकल वीजास पे रोक लगाओ, इन्हें तड़पने दो। दूसरा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाओ, इन्हें महंगाई का स्वाद चखाओ। तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट करो ताकि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश में घुसकर हमें ही आग दिखाते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके लात मार के बाहर निकाल सके। हमें एहसान फरामोश पड़ोसी नहीं चाहिए। अगर वो दोस्ती नहीं निभा सकते तो हमें दुश्मनी निभाना बहुत अच्छे से आता है। 1971 में हमने नक्शा बनाया था, जरूरत पड़ी तो हम नक्शे को मिटा भी सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।